हमारे देश में ना एक ऐसी किताब है जो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम दस्तावेज है जिससे पूरा देश चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। और ये बात एकदम गांठ बांधने वाली है। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या भारत के राष्ट्रपति, हर कोई इस किताब में लिखे नियमों से बंधा हुआ है। कोई भी इसके ऊपर नहीं है। तो इसे सिर्फ एक कानून की किताब की तरह मत देखिए। असल में ये पूरे देश का ऑपरेटिंग मैनुअल है, एक ऐसी गाइडबुक जो बताती है कि ये इतना विशाल देश आखिर चलता कैसे है। तो हर अच्छे मैनुअल की तरह हमारा संविधान भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए देखते हैं कि ये अनुसूचियां इस पूरी बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठती हैं। देखिए, संविधान को कई भागों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। हर भाग में अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, लेकिन आज हमारा फोकस है अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स पर। इन्हें आप मैनुअल के आखिर में दी गई जरूरी लिस्ट और टेबल्स की तरह समझ सकते हैं, जो मेन टेक्स्ट को और ज्यादा क्लियर करती हैं। तो चलिए फटाफट एक टूर करते हैं उन शुरुआती 8 अनुसूचियों का, जो 1950 में संविधान लागू होने के समय से ही इसका हिस्सा थीं। सबसे पहली लिस्ट, ये एक तरह से हमारे देश का पूरा नक्शा है। ये बताती है कि भारत में कौन-कौन से राज्य हैं, कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अब आती है अनुसूची 2, और इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है 2 नंबर का पैसा। ये देश चलाने वाले सभी बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर और जजों की सैलरी और भत्तों के बारे में है। तीसरी अनुसूची शपथ। शपथ में 3 अक्षर, और ये है अनुसूची नंबर 3, सिंपल। इसमें वो सारे फॉर्मेट दिए गए हैं जो हमारे नेता और अधिकारी पद संभालते वक्त लेते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक जरूरी बात जो याद रखनी है। देश के 3 सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। उनकी शपथ के बारे में उनके अपने आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 60, 69 और 159 में लिखा है। चौथी अनुसूची, कहते हैं ना, जहां 4 लोग बैठते हैं वहां सभा बन जाती है। बस वहीं से इसे याद रखिए। ये अनुसूची राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय करती है। और जाहिर है, जहां ज्यादा आबादी वहां ज्यादा सीटें। आप देख ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश 31 सीटों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ, फिर तमिलनाडु 18 और पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों 16-16 सीटों पर हैं। पांचवी अनुसूची, अब जरा नंबर 5 को देखिए। इसका शेप एस जैसा नहीं लगता? बस यहीं से याद रखिए, एस से SC ST। ये अनुसूची देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। अब छठी अनुसूची थोड़ी स्पेशल है। ये पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 4 खास उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इसमें अलग से प्रावधान है। इसे याद रखने का शॉर्टकट है AMTM। तो अब आते हैं उन शुरुआती 8 सूचियों में से सबसे जरूरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स अनुसूची पर। ये वो अनुसूची है जो बताती है कि भारत में असली शक्ति किसके पास है। 7वीं अनुसूची, ये बेसिकली शक्तियों का बंटवारा है। ये तय करती है कि भैया कौन किस मुद्दे पर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों मिलकर। तो ये टेबल देखिए, इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सोचिए, देश की रक्षा, विदेशी मामले, ऐसे 100 विषय हैं इसमें। फिर आती है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। पुलिस, खेती, पब्लिक हेल्थ, ऐसे मामले जो राज्यों के हवाले हैं। इसमें अब 61 विषय हैं। और सबसे दिलचस्प है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें 52 विषय हैं। शिक्षा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसे राज्य सूची से यहाँ लाया गया। इसी बैलेंस से हमारा देश चलता है। अब तक हमने बात की उन 8 सूचियों की जो संविधान के साथ ही पैदा हुई। लेकिन जैसा कि कहते हैं, संविधान एक जीती जागती चीज है, तो इसमें समय के साथ 4 नए अध्याय भी जोड़े गए। चलिए उन्हें देखते हैं। 8वीं अनुसूची भाषाओं की कहानी बताती है। जब संविधान बना तो इसमें 14 भाषाएं थीं। समय के साथ और भाषाएं जुड़ती गईं और आज ये बढ़कर 22 हो गई हैं। और एक मजेदार फैक्ट, अंग्रेजी इतनी बोली जाती है पर इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन नेपाली है।
ये 4 अनुसूचियां हमारे संविधान के सबसे बड़े सिस्टम अपडेट्स हैं। सोचिए, 1951 में आज़ादी के फौरन बाद पहला ही अमेंडमेंट हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जमींदारी खत्म करने के लिए। फिर आया 1985 का दौर, आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 52वां संशोधन हुआ और आई 10वीं अनुसूची। और 1992 ये साल तो गेम चेंजर था। 73rd और 44th संशोधन ने 11वीं और 12वीं अनुसूची लाकर सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव और शहर के मोहल्लों तक पहुंचा दिया। तो ये जो बड़े बड़े अपडेट्स हुए, इनका मतलब क्या है? 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं कि कैसे ये सूचियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर देश चलाती हैं। खासकर 11वीं और 12वीं अनुसूची, इन्होंने तो शासन का चेहरा ही बदल दिया। महात्मा गांधी का एक सपना था राम राज्य का, मतलब असली ताकत गांव के लोगों के हाथ में हो। इन अनुसूचियों ने उसी सपने को संवैधानिक हकीकत बना दिया। अब गांव की सड़क या शहर के नाले का फैसला दिल्ली में नहीं बल्कि गांव की पंचायत या शहर के नगर निगम में होता है। तो सोचिए, 70 साल से ज्यादा पुराना ये मैनुअल 105 से ज्यादा बार अपडेट हो चुका है। ये दिखाता है कि ये कितना जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि अगली चुनौती क्या होगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने भी सोचा भी नहीं? और उसके लिए हमारे इस महान ऑपरेटिंग मैनुअल में अगला अपडेट क्या होगा?